स्वागत है आप सभी का दोस्तों विंग्स उड़ान के ऊपर। अभी आप सबको मालूम होगा कि इससे पहले एक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करी थी जहां पर साइंस के रिलेटेड जो भी एफडब्ल्यू एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए जेकेएसएसबी के द्वारा उनकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी, उनके राइट आंसर्स हमने देखे। हालांकि अभी तक जेकेएसएसबी ऑफिशियल आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। आप सबने अपने क्वेश्चन जो है उनके राइट आंसर जो है वो देख लिए होंगे। हो सकता है आपने अपने आंसर जो है चेक करने के बाद और जो नेगेटिव मार्किंग उसको हटाने के बाद टोटल स्कोर आपका कितना आ रहा हो वो भी बना दिया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन आपकी है, आप उसमें टाइप करके बता सकते हैं कितना स्कोर आपका बन रहा है। बट एट द सेम टाइम आई नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन जो है मैं आपको ये भी बता दूं ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। बहुत हद तक ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चाहे मैथ्स के सवाल सिर्फ 10 ही हैं, बट आपको पता है कि अगर मैं जीएस की बात करूं, मैं साइंस की बात करूं या मैं कंप्यूटर्स की बात भी कर लूं और किसी हद तक अकाउंट्स की बात भी कर लूं, तो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को याद करके वहां पर आंसर करा होगा। मैथ्स जो है ये एक सॉल्विंग वाला पोर्शन है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बावजूद आप मतलब बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं दे सकते हो, आपको सॉल्व करना होगा। और मैथ्स ही एक ऐसा पोर्शन है आमतौर पर स्टूडेंट से डरता भी है। और ये भी आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका बाकी सेक्शन में अच्छा स्कोर आया होगा कहीं ना कहीं मैथ में वो लैग कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं मैथ्स विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। आई एम टेलिंग यू अगेन, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा मैथ। जिस स्टूडेंट के मैथ में आउट ऑफ 10 8 7 8 स्कोर उसने किया होगा वो एक अपर हैंड रखेगा बाकी स्टूडेंट से, प्रोवाइडेड बाकी सेक्शंस में भी उसके अच्छे नंबर हो। और अगर किसी स्टूडेंट ने 10 आउट ऑफ 10 कर लिया या 9 आउट ऑफ 10 कर लिया है, बिकॉज 8 या 9 जो है क्वेश्चंस उनको सही करना बहुत आसान था। इसमें 8 9 सवाल जो है वो इंसान कर सकता है, तो उनको एक अपर एज मिलने वाला है। आइए एक बार देख लेते हैं क्या सवाल पूछे गए थे और किन किन चैप्टर्स को जेकेएसएसबी ने टच किया है। तो पहला सवाल अगर आप देखोगे, इफ ए इक्वल्स टू 0 1 2 4, बी इक्वल्स टू 1 3 5, देन ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा है। ये सेट का क्वेश्चन है रियलिटी में, बट सेट के बाद एक और चैप्टर भी था रिलेशन एंड फंक्शन। मैं ये मानूंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना वो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में सीखा जाता है। और दूसरा सेट का एक सवाल और पूछा हुआ है यहाँ पर। सेट का अगर आप देखोगे ये नीचे एक सवाल जो है वो पूछा हुआ है, कौन सा वाला, ये 84th क्वेश्चन जो है। तो इसलिए अगर ये सेट का है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सवाल है ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का है। तो आपको पहले ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन 81st जो है ये किस चैप्टर का आ गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या। आपकी बेहतरी के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ना यहाँ पर सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी सॉल्व करके रख दिया है। मैंने पहले सॉल्व कर दिए ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। और क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं बना रहा हूँ, ये तो मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो बन रही है, एलईडी पे नहीं बन रही है, तो यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, आपको सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है। आपको बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। और पहले हम डिफरेंस ऑफ सेट निकालेंगे और हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालेंगे, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा मुझे। जी हाँ, आप ठीक है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो जब मैं इस सेट ए वाले को और बी को माइनस करता हूँ, माइनस करने का मतलब क्या होता है कि ए सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से हैं बी के कंपैरिजन में। तो अगर आप देखो ए और बी में एलिमेंट 1 जो है वो कॉमन में है, तो 1 को हटा दो और बताओ ए में एक्स्ट्रा क्या है, 0 2 एंड 4। तो वही मैंने यहाँ पर लिखी, अगर आप ध्यान से देखोगे 0 2 एंड 4 ये लिखे हुए मैंने, 0 2 एंड 4। तो डिफरेंस ऑफ सेट मिल गया हमें। वैसे ही हमें पूछा क्या गया है आगे, आगे हमें पूछा है इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, यानी ए और बी में कॉमन क्या है। ए और बी में कॉमन तो 1 ही है, वो भी मैंने यहां पर लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन में 1 आ गया। तो ये जो दो सेट मिल गए, इनका अब आपको क्या निकालना है, इनका आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो जब क्रॉस करोगे तो वो किस तरह से होगा, यानी जो एलिमेंट ए और माइनस बी में है, जैसे 0 है, उसको 1 के साथ पेयरिंग करो तो 0 1 आ गया। समझ रहे हो मेरा पॉइंट आप। फिर अगर आप आगे देखोगे 2 है, उसका भी 1 के साथ पेयरिंग करो तो देखो 2 1 आ गया। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे 4 है, उसका भी 1 के साथ पेयरिंग करो तो आप देखो 4 1 आ गया। तो इस हिसाब से ये जो मुझे इन दोनों का आप बोल सकते हो एक रिलेशन मिला है, वो रिलेशन क्या मिला है, 0 1 2 1 और 4 1, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। मैं सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, आंसर्स आपको ऑलरेडी जेकेएसएस में बता दिए। मैं चाहता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि इसको सही तरह से करना कैसे था, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है इसकी, कि ताकि कल को दोबारा से अगर ये वीडियो देखो आपको समझ आ जाए और वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको भी पता चले कुछ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 82। इफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं 5 2 4 6 1 2 8 7 के आर कोलिनियर,
देन के इक्वल्स टू, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जो सेम लाइन में आते हैं, यानी जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, देखो अब ध्यान से, ये बनाया मैंने एक पॉइंट, एक ये बनाया, ये एक बनाया, ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इसीलिए ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। समझ रहे हो आप? जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो एक ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़रा सा भी कोई पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन में ले लिया, एक कहीं ऊपर ले लिया, ये तो एक ट्राइंगल को फॉर्म कर देंगे ना। और जब ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे तो एक एरिया बन जाएगा ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है। सिंस दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ब्रैकेट में क्या करना होता है, हमने ए बी और सी के जो वैल्यूज़ हैं उनको डालना है। देखो ए की वैल्यू क्या है? 524 मैंने यहाँ डाल दी, बी की है 612 वो मैंने यहाँ डाल दी, सी की है 87K वो मैंने यहाँ डाल दी। क्लियर आपको? अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, आता भी होगा। 1/2 राइट साइड जाएगा, वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे के की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कहीं ऊपर सॉल्व करने की कोशिश की, थोड़ा कट हो गया है, दिख नहीं रहा, ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करी है। प्रॉब्लम ये है, इस सवाल को मैंने बुक में भी देखा, डायरेक्टली क्लास 11 की बुक से ये सवाल उठाया गया है। वहाँ पर था क्या, ये जो 1 है ना, 6 के आगे वाला 1, ये इसके साथ -1 था और यहाँ -7 था, और उसके बाद सॉल्व करने के फिर हमारा आंसर जो है वो 2 आ रहा था। बट जो इन्होंने वैल्यूज़ दी है, इसको सॉल्व करके आंसर 2 बड़ी मुश्किल से कहीं आ रहा हो, आइडिया नहीं है, बट जेके सस ने इसका आंसर 2 ही बताया है। चलिए जो भी है, सॉल्व कैसे करना है इसको बात आती, सॉल्व कैसे करना है। तो ये आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर यूज़ करते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसे डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो एक अलग तरीका है, उससे हम बात नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 0, ये ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। बाय द वे राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2, ठीक है। थर्ड जो है इसे भी एक बार देख लो, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का सवाल है। मैं बोलूँगा प्रॉपरली ये लिमिट्स का सवाल है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे पूरा समझाना यहाँ मुश्किल है क्योंकि स्क्रीन नहीं है, बट किसी हद तक मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो भाई, आप देख रहे हो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर -x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। पहले इसका सही जवाब क्या है? C 1। कैसे आया सुनो। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स को मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस ई रेज टू पावर -x है ना, ये बन जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, और -2 एज इट इज़ रखा, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो मैंने क्या किया, टेकिंग एलसीएम, ये जो ई रेज टू पावर एक्स है ना, इसका एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसकी जगह तो 1 ही आने वाला है, और ये जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ई रेज टू पावर एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 ई रेज टू पावर एक्स। उम्मीद आपको समझ आ रही है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो ज़रूर आ रही होगी। सुनिए, और जो आपने कॉमन लिया था, मीन्स की एलसीएम लिया था ना, ये एक्स के नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, जो पहले से ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स की बात कर रहा हूँ, नीचे एक्स के पहले से पड़ा था वो तो है ही, ये ई रेज टू पावर एक्स जो एलसीएम लिया वो भी नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब आगे देखो मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किस तरह से? देखो ये आ गया ए का स्क्वायर, 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आ गया बी का स्क्वायर, मैंने एरो डाल के दिया भी है, और ये आ गया 2ab, बन गया ना 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो ये फॉर्मूला बोलता है ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए है ई रेज टू पावर एक्स, बी है 1, है ना, तो ई रेज टू पावर एक्स -1 का होल स्क्वायर, नीचे एज इट इज़ रहा वही। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद इस एक्स को इनके डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ पर, और कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैंने कॉमन ले लिए, और अगर आप देखोगे ये है वो पोर्शन, और नीचे 1/e रेज टू पावर एक्स रह गया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, यहाँ फॉर्मूला यूज़ होता है, जब इस पोर्शन पे लिमिट लगती है ना, तो आंसर हमारा आता है 1। किस पोर्शन पे? ये जो है, ये स्क्वायर को छोड़ दो, इस पोर्शन पे ई रेज टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1, बट स्क्वायर भी था इसीलिए इसको 1 का स्क्वायर लिखा गया है। और 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स जो ये आ गया है ना, इधर एक्स की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, यानी 1/1 इज 1, तो अल्टीमेटली सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी 1 वाला। उम्मीद करता हूँ किसी हद तक आपको समझ ज़रूर आया होगा। जगह की कमी थी, बिकॉज मैं चाहता हूँ यहीं पे आपको सब कुछ दिख जाए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन 4 था, ये सेट का सवाल है, देखो कितना आसान है। चलो यहाँ करते हैं हम। इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट, बोल रहा है एक्स और वाई 2 सेट है, एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई, बताइए इसमें से कौन सी बात ट्रू होगी? बहुत सिंपल, देखो एक्स यूनियन वाई
एक ही कंडीशन में x इंटरसेक्शन y के बराबर हो सकता है जब x और y सेट जो है वो इक्वल हो। जो इक्वल हो यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। देखो मैंने x एक सेट ले लिया, अपनी मर्जी से यहाँ एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 2 3 4 5, और y को भी मैंने यही एलिमेंट्स रखे 1 2 3 4 5। ऐसा इसलिए ताकि मैं जब इनका यूनियन करूं, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में होता है इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे कर लो, बट जो रिपीट हो रहा हो उसको एक ही बार लिखना है। अल्टीमेटली जब मैं इकट्ठे करूंगा हर एक एलिमेंट रिपीट होगा तो अल्टीमेटली आएगा 1 2 3 4 5 ही। और जब मैं x इंटरसेक्शन y करूंगा वो होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 में कॉमन एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 5 ही है ना, वो तो 1 2 3 4 5 ही है। यानी ऐसा करने के बाद भी मुझे x इंटरसेक्शन y मिल रहा है। और अब अगर आप देखो ये चीज इसके बराबर होगी, और कब हुई, जब x और y आपस में इक्वल था। देखो सारी वैल्यूज इक्वल है, दस x इक्वल्स टू y, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 85th क्वेश्चन, यानी 5th क्वेश्चन है मैथ्स का। इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स, कितने तरीके से हम 8 बच्चों को 8 चेयर्स पे बिठा सकते हैं। ये परमुटेशन का एक क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है ना, बेसिक सवाल उठाया परमुटेशन का, बहुत बेसिक। देखो 8 चेयर्स हैं, मैंने इस तरह से कुछ चेयर्स अरेंज कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 चेयर्स मैंने अरेंज कर दी। अब पहली चेयर में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। बाय द वे पहले आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन सी है 8p8। परमुटेशन यूज होगा ना कि कॉम्बिनेशन, तो 8p8 इसका सही जवाब है, बट मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। पहली चेयर में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 8। 8 में से कोई भी बैठ सकता है, कहने का मतलब ये है। बट जो स्टूडेंट यहां बैठ गया होगा वो अगली चेयर में वापस थोड़ी ना बैठ सकता है। एट वन टाइम ही कैन सिट ऑन सिंगल चेयर। तो अब कितनी संभावनाएं रहेगी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड चेयर में बैठ सकते हैं, 7, क्योंकि एक पहले बैठ गया। अब ऐसा मैंने ये अपने कोर्सेज में ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सबको बताया है, उन सबको याद आ रहा होगा ये चीज़ें, और आप सबने भी जहाँ से भी पढ़ा है आपको ये रिकॉल हो रहा होगा। जब 2 स्टूडेंट्स बैठ गए, 8 में से 2 बैठ गए, अब तीसरी कुर्सी पे हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं स्टूडेंट्स के बैठने की, 6 स्टूडेंट्स, उनमें से कोई भी बैठ सकता है, तो 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसा चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल होता है। मैंने यहाँ से भी सॉल्व करके बता दिया, और सिंपल, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, सिंपल है ये, सीधा 8p8 ही इसका राइट आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। बट मैंने परमुटेशन को यूज करके भी बताया, वहां भी आंसर 8 फैक्टोरियल आ रहा है। कैसे, देखो npr ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, यहां से भी प्रूव होता है आंसर 8 फैक्टोरियल ही है। यानी चाहे आप ऊपर वाले तरीके से करो चाहे आप नीचे वाले तरीके से करो, आंसर आपका 8p8 आएगा। तो अभी तक मैंने आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के बता दिए। दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो यूट्यूब पे, इस वीडियो को पहले पॉज करो, जाइए सर्च करिए पंकिल कपूर, आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ पर आ जाइए। JKPSI के एग्जाम की मैं वहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, आने वाले दिनों में और भी करूँगा। और इसी तरह से जैसे विंग्स कुरान को आपने प्यार दिया, उस चैनल को भी प्यार दीजिएगा। आ जाइए आप यूट्यूब पे सर्च करिए पंकिल कपूर, यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 86 पे आते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी थी, ये वाली a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद होगा आपको, ये तो बेसिक सवाल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सवाल उठाया गया है, ठीक। अब यहां समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, ये जो इक्वेशंस दिए ना उन्होंने, 5a + 7b इक्वल्स टू 2 ये वाली, तो फिर एक ये वाली 15a + 21b इक्वल्स टू m, यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यूज निकलेगी। बट वो वैल्यूज ये नहीं है जो यहाँ लिखी गई है a b, यहाँ रियलिटी में xy आता है, इन्होंने a b आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिया, देखो 5a + 7b इक्वल्स टू 2 था ना, उस 2 को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो -2 आएगा, क्योंकि आपको याद होगा जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या थी, a1x + b1y + c = 0, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आता है सब, तभी मैंने वो लेफ्ट हैंड साइड में लाया। वैसे ही m को भी लेफ्ट हैंड साइड में जब लाऊंगा वो -m बन जाएगा। यहाँ से अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर a1 की वैल्यू क्या है, वो 5, a2 की 15, b1 की 7, b2 की 21, c1 की -2, c2 की -5, ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो। जब इन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस जगह पे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा देखने को। और अब इसको किसी भी तरह से सॉल्व करो, चाहे आप 5/15 और -2/-m ले लो, चाहे आप 7/21 और -2/-1 ले लो, कोई 2 ही लेने पड़ेंगे ना एक समय पे, आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने लिया हुआ क्या, यहाँ देखो आप 7/21 इक्वल्स टू -2/-m, माइनस माइनस कटेगा, ठीक है ना, 7 3 21, m ये वाला m कहाँ जाएगा, ये वाला m ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इधर, और 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। बट
आपको मैं चीज़ बता दूं यहाँ पर, m इज़ नॉट इक्वल टू 6 है, -6 नहीं है, ये प्लस में लिख देता हूँ उसको, +6 है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल्स टू +6। चाहे आप ये और ये यूज़ करोगे तब भी ये आंसर आएगा। बताऊँ कैसे? देखो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15 है ना, ये m जो है ये आ गया इस तरफ, और 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि माइनस तो कट गया ना, तो 3 2 से क्या आएगा, 6 आएगा, और बीच में नॉट इक्वल टू है, तब भी m इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, -6, सॉरी 6। क्लियर है? ये प्लस में है भैया, ये प्लस में है, ध्यान रखना। तो यहां बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ऑप्शन सी और डी दोनों एक जैसे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको सबको बता दूं, ये दोनों चाहे एक जैसे ऑप्शंस हैं, आप सी को टिक किया होगा तब भी आपको नंबर मिलेगा, आपने डी को टिक किया होगा तब भी मार्क मिलेगा। ये जेके एसएसबी को एक रिप्रेजेंटेशन जरूर डाल दीजिएगा, हम भी डाल देंगे अपने एंड से। आपने चाहे सी किया है चाहे डी किया है, आंसर इसका यही है। और जिन बच्चों को आंसर सॉल्व नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, और फिर भी उन्होंने ये दो ऑप्शंस को देखने के बाद सोचा कि यही आंसर है, तो उनको तो आंसर मिल ही जाएंगे, नंबर मिल ही जाएंगे। 87वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। बहुत सिंपल है, अगर आप ऑप्शन उठा के करते ना, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। मैंने 2 नंबर ले लिए x और y, तो x प्लस वाई वैल्यू है 18। आगे बोल रहे हैं उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/4 है। रेसिप्रोकल यानी 1/x और 1/y जब ऐड करूंगा 1/4 मिलेगा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक ये और एक ये। जैसे बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अब चाहो तो इसको सॉल्व करके भी आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, बट उससे आसान क्या है, यूजिंग ऑप्शंस। देखो भाई, मैंने पहला ऑप्शन उठाया, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 6 है, 12 और 6 जब मैं ऐड करूंगा 18 बनता है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। अब दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हूं, 12 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/12, 6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/6 आएगा ना। जब इन रेसिप्रोकल्स को आप सॉल्व करोगे तो 12 और 6 का एलसीएम आया 12, ऊपर आएगा 1 + 2 यानी 3/12 यानी 1/4। यही तो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज व्हाट, 1/4, यानी ऑप्शन ए 12 और 6 सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना आसान सवाल पूछा है इन्होंने। बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, प्रिंसिपल दिया गया है 1200, कितना दिया है, 1200, इंटरेस्ट है 10% का, टाइम दिया 2 साल। देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, ये मैंने बच्चों को ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन में, इवन यूट्यूब वीडियो में बहुत बार बोला था, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल 10% रहेगा, दूसरे साल वो 11% बन जाता है, शॉर्टकट बताया था। तो 10 + 11 हो गया 21%। नाउ यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट 21% ऑफ 1200। जब 21% 1200 का निकालोगे तो 252 रुपीज़ आएगा, यानी ऑप्शन सी 252 सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 89। यहां कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, ये मैं समझता हूं, बट कोई नहीं, ये भी इजी है। देखो बोल क्या रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो एक वर्टेक्स ये दिया, एक वर्टेक्स ये दिया, एक वर्टेक्स ये दिए, आपको पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इसमें एक ए बी है, बी सी है, एक ए सी है। आपको ए बी और सी पॉइंट्स दिए, कहाँ, ये दिए ए बी और सी। तो आप ए बी बी सी और सी ए निकालोगे पहले। देखो मैंने क्या किया, जब हमें ए बी वैक्टर निकालना है वो होगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, यानी इस बी वैक्टर को माइनस करो ए वैक्टर के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला वेक्टर। बट हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, वो होता है अंडर रूट करके। आंसर आ रहा है 3। ये सॉल्व खुद करना है, मैंने आपके सामने करके बताया है। इसका मतलब मेरे को ए बी की वैल्यू निकल गई है 3। अब मैं बी सी वैक्टर निकालूंगा, वो क्या होगा, सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, यानी इसमें से ये माइनस कर लो आप, तो आपको वेक्टर तो ये मिलेगा, बट जब मैग्नीट्यूड निकालोगे वो कुछ इस तरह से अंडर रूट कितना मिल रहा है, अंडर रूट 6 मिल रहा है, ठीक है। फिर आपको सॉल्व करना है क्या, यहां पर देखो सी ए वैक्टर, वो होगा सी वैक्टर माइनस ए करो चाहे ए माइनस सी करो, वो जब आप सॉल्व कर रहे हो, यानी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यानी इसमें से सी में से ए माइनस कर लो चाहे, वो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक वेक्टर मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट 5 आएगा, यानी 3 + √6 + √5। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक साइड का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरी साइड का मैग्नीट्यूड है, ये तीसरी साइड का मैग्नीट्यूड है। मुझे पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो मैंने इसका सम √6 और √5 के साथ किया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर में मिल गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी से भी सवाल पूछा गया है। मुझे लगता है कि किसी एक चैप्टर को इन्होंने मिस किया है।
चेक करना पड़ेगा वो कौन सा चैप्टर है। ये आपने हर एक टेस्ट सीरीज में, चाहे किसी भी कंपनी की टेस्ट सीरीज क्यों ना हो, आपको ये सवाल जरूर देखने को मिला होगा कि 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को टॉस किए, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। अब एट मोस्ट बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, इसका मीनिंग क्या है एट मोस्ट। देखो एक अगर बोलूं एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो। और ज्यादा मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, आप 3 ही कॉइन्स को टॉस कर रहे हो ना यार, तो मैक्सिमम 3 ही हेड आ सकते हैं। बट इसने एट मोस्ट यूज किया। एट मोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम चाहे जितने मर्जी हो। एट मोस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, कम हेड जितने मर्जी हो। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड का मतलब 0 हेड भी चलेगा, या तो 0 हेड आ सकता है, या 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड आ सकता है। तो एट मोस्ट ज्यादा 2 हेड तक जाऊंगा। तीसरी भी कंडीशन नहीं लेनी मैंने जहां 3 हेड आ जाएंगे। समझ रहे हो, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। पहले मगर हमें सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए। जब 3 कॉइन को टॉस करूंगा, आपको पता है सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगी। हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, फिर अगले स्टेप में इस टेल को मैंने यहाँ लाया देखो, फिर अगले स्टेप में इस टेल को मैं यहाँ ला रहा हूँ देखो, फिर तीनों टेल कर दिए, फिर यहाँ पर मैंने टेल हेड टेल टेल, ये 8 सैंपल पॉइंट्स बन रहे हैं। अब जो हमने यहाँ बोला एट मोस्ट 2 हेड, पहली कंडीशन है 0 हेड वाली, तो 0 हेड वाली यही कंडीशन है, जब सारे टेल होंगे तो हेड कोई भी नहीं है। फिर आती है 1 हेड वाली, 1 हेड वाली एक ये है कंडीशन, एक ये है कंडीशन और एक ये है। फिर आती है 2 हेड वाली, एक ये है कंडीशन, एक ये है और एक ये है। यानी टोटल कंडीशंस कितनी बन गई मेरे पास 7। सिर्फ एक छूटा है, कौन सा, जिसमें तीनों हेड होंगे, वो छूटा है। वो कौन सा है देखो, जिसको मैंने अनसर्कल किया हुआ ऑलरेडी, ये वाला। यानी 7 मुझे यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, और ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 8 है, तो 7/8 इसका सही आंसर है। जेके एसएसबी ने भी यही दिया, ऑप्शन सी। दोस्तों यूट्यूब पे जाइए, पंकज कपूर चैनल जो है यूट्यूब, वो सर्च करिए, आपको एक चैनल मिलेगा जेके पीएसआई की, वहाँ तैयारी करा। और आने वाले टाइम पे जेके एसएसबी के सभी एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वहाँ पर होने वाली है। आप जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैथ्स के सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ चुके होंगे। किसी भी स्टूडेंट ने पहली बार भी अगर ये देखा होगा, बहुत आइडिया मिल चुका होगा, और आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, आपको एक मैंने एक्सप्लेनेशन देनी थी, ओवरव्यू देना था, आई थिंक वो अब तक पहुंच चुका होगा। अब बात आती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है। देखो पहली बात, मैथ्स में ये 10 सवाल है, कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चा नॉर्मली मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी उससे हो सकता है उसे छूट गया हो, नहीं किया हो। एक 83 क्वेश्चन मैं समझता हूँ सबने ये नहीं किया होगा, ये लिमिट्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा यही 89 पैरीमीटर वाला भी मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों को मुश्किल लगा होगा। इन 2 क्वेश्चंस के अलावा आप खुद चेक करो क्या कोई क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है। मैं नहीं मानता। स्टूडेंट की अगर आउट ऑफ 10 मैथ्स में 8 मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया स्कोर है। और जिस स्टूडेंट ने 9 किए होंगे, मैं बोलूँगा ही इज़ एक्सीलेंट। और अगर 10 आउट ऑफ 10 कर रहा है ना कोई, तो मेरे हिसाब से अगर जो मैथ्स में 10 में से 10 कर रहा है, बाकी भी सेक्शन उसके अच्छे होंगे, जॉब उसके हाथ में है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है। हर स्टूडेंट ने इसमें स्कोर नहीं किया होगा। जिनका स्कोर जीएस में, कंप्यूटर्स में, साइंस में अच्छा आया होगा, ज़रूरी नहीं है उनका मैथ्स में अच्छा आया हो। मैथ्स में हाथ तंग रहता है स्टूडेंट्स का। चलिए दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है जेके एसएसबी एफडब्ल्यू एग्जाम का। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।